नमस्कार, आप सभी दोस्तों का उत्कर्ष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर विद्यार्थी है तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आया है। राजस्थान सरकार के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, सिंपल भाषा में बोलूं तो कंप्यूटर टीचर की भर्ती आई है स्कूलों में। ये जो भर्ती है दोस्तों, ये कंप्यूटर वालों की वैसे भी बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ये वैकेंसी के बारे में क्या है, कैसे अभी पढ़ना चाहिए, एग्जाम कब होंगे, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भर्ती है ये अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है और इसका एग्जाम की जो डेट आई है नोटिफिकेशन में वो 22 अगस्त और 23 अगस्त है। यहां पर इस भर्ती में हमारे पास में दो बड़े एग्जाम होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के एग्जाम होने हैं मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। और फिर बात करेंगे कि इस भर्ती में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो अभी हमारी क्या नीति होनी चाहिए, अभी हमें कैसे स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी है जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो दो लेवल के लिए है। ठीक है, दो तरह के टीचर होते हैं, एक होते हैं सीनियर और एक होता है बेसिक। तो ये भर्ती दोनों के लिए है दोस्तों, याद रखिएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो ये दो भर्तियों का एक सिंगल नोटिफिकेशन है। अब ये दो भर्तियां जो है दोस्तों, इसमें कितनी कितनी पोस्ट है और कौन कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो आपके सामने है। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यहां पर जो है वरिष्ठ के लिए टोटल पद है 300 और बेसिक के लिए पद है हमारे पास में 3415। ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जो आपके बोर्ड की वेबसाइट पर गिवन है। साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग जो है, संस्कृत विभाग की जो स्कूल है उसके अंदर भी आपकी भर्ती लागू होती है और वहां पर भी सीनियर के लिए 22 पोस्ट है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 214 पोस्ट है। कुल मिलाकर ये नोटिफिकेशन आपके पास में है 3951, लगभग 4000 वैकेंसी को कवर करता है। लेकिन ये कभी अभी मतलब ये मान के चलिए जो रुझान आ रहे हैं अभी मार्केट में, उसके हिसाब से यहां पर भर्तियों के अंदर थोड़ी सी संख्या बढ़ सकती है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये भर्तियां बढ़ सकती है। ये प्रोविजन भी है, इसमें लिखा भी है कि एग्जाम होने के या नोटिफिकेशन के बाद में या एग्जाम के बाद में भर्तियों के पदों में कुछ ऊपर नीचे चढ़ाव हो सकता है। तो अभी ये रुझान है कि भाई चढ़ाव होगा, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ कि साहब टोटल पोस्ट इतनी है। फिर बात करते हैं कि साहब ये एग्जाम का क्या फॉर्म चालू हुआ या नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म चालू हो चुके हैं दोस्तों। 25 अपने पास में जो है मई से ये चालू हो गए थे और करीबन ये जून मिड तक जाएंगे। मैं आपको डेट पढ़वा देता हूं कि यहां पर कहां लिखी हुई डेट। फीस जो इसकी है, ठीक है, वो आपकी 600 और 400 है। अपर कैटेगरी के लिए 600, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग जो है, जो आर्थिक स्थिति वालों है जिनकी कम होती है, वो 400 है। तो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। लेकिन मेन बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या पोस्ट है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, तो संपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है कि आपको ओवरऑल समझा दूं कि हमारी भर्ती में दो पद है, दोनों पद किस किस विभाग के हैं, टोटल कितने पद आएंगे, एग्जाम की डेट क्या होगी, ठीक है, ये हम लोग आपको बता देते हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट के लिए अभी किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं, यहां पर आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि फटाफट हम लोग देख सके। डेट मैं बता देता हूं, 23 जो है इस मंथ की, ठीक है, तब तक ये वैलिड है दोस्तों। फॉर्म जो है अभी तक ओपन है, बाद में बंद हो जाएंगे दोस्तों। बड़ा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं अभी क्वालिफिकेशन भी बता देता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे रहेगी। तो 23/6 तक आपके पास में ये वैलिड रहेगा दोस्तों। फॉर्म इसका ओपन रहेगा, पर 20 तारीख के आसपास तक भर लेना। अंतिम दिनों का वेट ना करें दोस्तों। अंतिम दिनों के अंदर आपके पास में सर्वर की इश्यू आता है, ठीक है, तो सर्वर वाला इश्यू नहीं आएगा। ये देखिए दोस्त, आपकी डेट में आपको पढ़वा देता हूं। 25/5 से लेकर, अगर आप लोग ध्यान देखें तो 25/5 से लेकर 23/6 रात्रि करीबन
11:59 तक आपका ये फॉर्म चालू रहेगा। तो डेट नोट कर लेना, बहुत मायने रखता है, फॉर्म चूक जाओगे। और इस फॉर्म के अंदर क्या क्या जानकारी है, क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, है ना, सब कुछ आपको इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जिस कैटेगरी में आते हैं, जो जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको गिवन होती है, साथ में एज भी गिवन होती है। लेकिन मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि यहां पर कौन से वो स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के जो आवेदन के लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में 2 पद है, वरिष्ठ और बेसिक। वरिष्ठ के लिए देखो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। नंबर 1, आप अगर सीनियर की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो सबसे पहले आपके पास मास्टर होना चाहिए। ग्रेजुएशन है, मास्टर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपके पास में दिक्कत आएगी, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो बताई है उन्होंने, वो क्या है सीनियर के लिए। पहला तो एक तो चाहिए ME, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको हम लोग ME कहते हैं। तो जितने भी इंजीनियर है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ME, ठीक है, MTech कंप्यूटर साइंस से या IT से या EEE से या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से, लगभग सारी ब्रांचें यहां पर है। ECA इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास कंप्यूटर साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, MSc अगर है आपके पास, MSc है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास MCA है कंप्यूटर साइंस में है, या B लेवल या C लेवल का सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो एक तो आपके हो गए इंजीनियरिंग वाली डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की, एक MCA वाली और एक MSc वाली, और साथ ही साथ में B और C लेवल के सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास होना जरूरी है। यही वो लोग हैं जो सीनियर के लिए भर सकते हैं। अब मैं आपके लिए बेसिक वाली भर्ती बता देता हूं कि बेसिक के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिक के लिए दोस्तों हमारे पास में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। पहला, कोई भी ग्रेजुएशन हो, BA वाला, BCom वाला, कोई भी ग्रेजुएशन हो, है ना, कोई भी ग्रेजुएशन हो, लेकिन साथ ही साथ या तो A लेवल हो या PGDCA हो, 1 साल का। तो अगर आप BA वाले हैं, BCom आपकी ग्रेजुएशन है, या आप लोग कोई भी और ब्रांच से है, याद रखिएगा आप एलिजिबल होंगे अगर आपके पास में A लेवल या PGDCA से साथ ही साथ होना चाहिए। नहीं है तो देखिएगा और कौन कौन लोग एलिजिबल है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। हाँ, सिविल मैकेनिकल वो नहीं है, वरना अगर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप लोग कंप्यूटर से हैं, IT से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट से है, तो ये सारी डिग्री एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, EEE वाले, TE वाले, EE वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अलाउड है, याद रखिएगा। सिविल नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। बाकी आपके सारे के सारे इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएशन होती है वो लगभग सारी है, सिर्फ मैकेनिकल और सिविल को छोड़ दे, बाकी आपको एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है, BSc वाले भी बढ़ सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने BSc करी है वो लोग भी एलिजिबल होंगे। और BCA वाले, क्योंकि ये तो आपने पढ़ाई हो, लेकिन BCA वाले को और कुछ चाहिए नहीं होता है। और या फिर आपके पास में ये सबसे बढ़िया है, कुल मिलाकर बोलूं तो सारे इंजीनियर मैकेनिकल सिविल को छोड़कर, ठीक है, BCA वाले और BSc वाले। और BSc में याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस मेजर होना चाहिए। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आपका जो सब्जेक्ट है BSc वाले हैं, आपकी डिग्री पर लिखा होना चाहिए BSc इन कंप्यूटर। पिछली बार ये इशू आया था कि BSc इन मैथमेटिक्स है, वो एलिजिबल है या नहीं है। तो एक बार तो पहले श्योर हो जाइएगा कि आपके डिग्री पर क्या लिखा हुआ है। BCA और BTech में तो कोई जरूरत नहीं होती, वो तो आपके सब्जेक्ट ही पता चल जाते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपको अपने दिमाग में रखना है। डेट मैंने आपको बताई दी है, और आपको क्वालिफिकेशन जो है वो दिमाग में रखना है। पोस्ट आपको पता है, 2 लेवल है, आप किसी एक लेवल के लिए या दोनों लेवल के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल एक ही एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए वैलिड है तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि सब सिलेबस क्या है। चलिए अब सिलेबस की ओर चलते हैं दोस्तों, कि सिलेबस क्या दे रखा है उसकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आप लोग BCA या BTech में पढ़ते हैं वही सिलेबस यहाँ होता है सेकंड पेपर के लिए।
और स्पेशली अगर आप लोग पीजीडीएस से हैं, बीए वाले, बीकॉम वाले, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास में फर्स्ट पेपर जो होता है ये आपके पास में नॉन टेक होता है। बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है दोस्त, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल बोर्ड बड़ा सख्ती अपनाता है डॉक्यूमेंट को लेकर। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी इश्यू हो गया, ठीक है, संशोधन का टाइम नहीं देते आजकल, नहीं मिल पाता, तो आप लोग सारा स्पष्ट कर लें। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्त। तो कुल मिलाकर जो अपनी वैकेंसी है ना, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली, इसमें हमारे पास में 2 पोस्ट है। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर 2 है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब आप इसका एग्जाम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 पेपर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2। आप ये वाला एग्जाम दे सकते हैं अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो, आपकी डिग्री इसके मैच हो रही है तो। अगर बीसीए का एग्जाम देते हैं तो यहां पर भी पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सिलेबस लगभग सेम है, ऐसा नहीं है कि सीनियर में बहुत अलग सिलेबस है, लगभग सेम सिलेबस है, सेम तैयारी चलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल मन में नहीं लाना है कि सब सीनियर के लिए अलग से कोई सब्जेक्ट है क्या, या इसमें कोई लेवल कम है क्या, नहीं दोस्त। पिछले एग्जाम का अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो बेसिक वाला पेपर ज्यादा टफ आया था, सीनियर वाला इजी आया था। तो ये भी मत मान के चलिएगा सीनियर पोस्ट पर है तो बहुत टफ पेपर आएगा। आप बस ये मान के चलिए दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लगभग सेम है, और दोनों में ही 2-2 पेपर होंगे। आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए अप्लाई करिएगा, एक के लिए है तो एक के लिए अप्लाई रखिएगा। अब बात आते हैं साहब, इसमें ये जो पेपर है ये नॉन टेक होता है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट नहीं होते। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, अपने राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर, जीके वगैरह वो होता है, प्लस रीजनिंग। यहां पर भी जो फर्स्ट पेपर है वो भी नॉन टेक है। हाँ, सेकंड पेपर यहां पर टेक्निकल होगा और यहां पर भी टेक्निकल होगा, ठीक है। अब आता है यहां पर कि सब कोर्स क्या क्या है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूं कि पहले पेपर का क्या सिलेबस है, क्या कोर्स होता है। तो आपको मैं पहले बता देता हूं, दोनों के लिए सेम है लगभग, ठीक है। तो आप लोग सीनियर के लिए मैं सिलेबस दिखा रहा हूं, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि दोनों पेपर के जो है 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है, और आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो आपको राजस्थान का पूरा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो पढ़ना है। फिर हमारे पास में यहां जनरल एबिलिटी है, मतलब रीजनिंग के मोटे मोटे टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर क्या होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो मोटा मोटा राजस्थान का पोर्शन है और रीजनिंग है, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे टाइम मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन है सबका लेवल एक जैसा, मतलब सबको इक्वल मार्किंग दी गई है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों, कितनी है, 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यह है पहले पेपर का, और यही सिलेबस आप लोग बेसिक में भी देखेंगे। चलिए, तो मैं आपको बेसिक का भी दिखा देता हूं एक बार। फर्स्ट पेपर का पहले डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक में क्या क्या है। ये तो अभी सीनियर का चल रहा है दोस्त। अगर आप देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है। अगेन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। यहां पर भी 1/3 है। इसका मतलब दोनों फर्स्ट पेपर का सेम लेवल और सेम सिलेबस है, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, राइट है। अब आते हैं सेकंड पेपर पर। क्या आते हैं, सेकंड पेपर पर आते हैं।
तो सेकंड पेपर में एक या दो सब्जेक्ट यहां पर ऊपर नीचे होते हैं टेक्निकल पेपर में। अब जो लोग नॉन टेक वाले हैं वो बड़े डरे रहते हैं कि साहब सेकंड तो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ये पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सेकंड पेपर में जो है, ठीक है, आपके पास में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो नॉन टेक वालों स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे कि पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी। मतलब सेकंड पेपर के अंदर आपके पास में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के और पेडागोजी के आ जाएंगे। तो भाई 100 में से 20 तो वैसे भी नॉन टेक हो गए, सिर्फ 80 क्वेश्चन तो टेक वाले हैं। और 80 में से भी अगर आप लोग, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि अभी इस समय में आपको कौन कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए, तो आपका बेटर दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी जो करनी चाहिए, वो यही समय है। आप सब कुछ पढ़ सके तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ सक रहे हैं, टाइम अगर आपको कम लग रहा है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद रखिएगा। और मैं क्योंकि सेकंड पेपर का टीचर हूं, तो मैं आपको सेकंड पेपर की आपको टिप्स दे दूंगा। पर पहले पेपर के बारे में ज्यादा टिप्स जो है वो आपको कोई भी जो राजस्थान के टीचर होते हैं, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो आपको बेहतर समझा पाएंगे। तो यहां पर मैं बता देता हूं, देखो एक तो फंडामेंटल है, ये दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, ये भी दोनों पेपर में है, बेसिक और सीनियर में तो सेम है। उप्स यहां पर अलग से दे दिया, वैसे अगर बेसिक में भी उप्स आती है तो दोनों में ये दोनों टॉपिक मिलेंगे दोस्तों। तो ये तीन टॉपिक तो सेम है, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये भी आपका बेसिक वाला है, दोनों जगह है। एल्गोरिथम अलग से दे दिया, वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही होते हैं। फिर लॉजिकल सिस्टम ये अलग है, ये वाला पोर्शन आपको बेसिक में नहीं मिलता, ठीक है। जहां हम लोग डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, के मैप हो गया, टीटीएल, सीमॉस हो गया, ये चीजें आपको बेसिक में नहीं देखने को मिलेगी। फिर यहां हमारे पास में सीओए है, वैसे देखा जाए तो ये भी सीओए का ही पार्ट है। सीओए है, ये आपका दोनों में चलेगा दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप टेक्निकल है तो आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों में भी है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी आपके दोनों में सेम रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो भी दोनों में है, बस वहां पर उसको हम लोग सेड कहते हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, एक ही बात है। फिर आपका नेटवर्किंग वाला दोनों में सेम है, सिक्योरिटी वाला भी दोनों में सेम रहेगा। देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको कहा, तो आप किसी एक का सिलेबस देख लें, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक या दो टॉपिक है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अगर आप पढ़ते भी हो तो घाटा कुछ नहीं, और मैं गारंटी नहीं भी देता कि यार वो सिलेबस में लिखा नहीं और आ जाएगा, आते हैं। कई बार ऐसा है कि बेसिक के अंदर वो लिखा नहीं था लेकिन आ गया एग्जाम में। आपको बेफिक्र रहना है, आपको पूरा ही पढ़ना है। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, ठीक है, चलो मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूं मोटा मोटा। ये एक एक पेपर 100-100 नंबर का होगा, ठीक, 100-100 मार्क्स का होगा। 2-2 घंटे का इसमें टाइम है, 2 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे, 2 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। सेम यहां पर भी है, ये भी 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का 2 घंटे का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोनों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो एग्जाम है ये 22 को और ये 23 को होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो दोनों एग्जाम अलग अलग डेट पर है। यहां पर एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में पहला, इवनिंग में सेकंड। इसमें फर्स्ट शिफ्ट जो होगी मॉर्निंग की, उसमें आपका पहला अगले दिन 23 को, और ये आपका होगा बाद में। तो एक एक दिन की ही बात है, और अगर आप दोनों देते हैं तो फिर 2 दिन की बात हो गई, ठीक है। और ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, ये दोनों एक ही दिन में होंगे, 22 अगस्त को ये दोनों और 23 अगस्त को ये दोनों, अभी तक जैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वैसे। चलो ये तो हो गई आपकी इसकी बात। अब मैं आपको बता देता हूं सेकंड पेपर के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखता हूं। वो ये है कि सेकंड पेपर में दोस्तों, टेक्निकल पेपर है ना, पेपर 2, कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो मैं आपको पहले तो दोनों का सिलेबस, भले आप दोनों के लिए मानो या एक के लिए मानो, कोई इश्यू नहीं आएगा, सेम ही है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है, एक तो है एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एक है आपके पास में एमएस ऑफिस, जिसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, एक है नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन वाला, एक डीबीएमएस, और एक हो गया टीएसए, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम। इसके अलावा एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में सेड, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, एक हमारे पास में है ओएस हो गया, सीओए,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एक हो गया प्रोग्रामिंग वाला जिसमें उप्स भी आ जाएगा दोस्तों, प्रोग्रामिंग एंड उप्स, ये दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। और एक हम लोग ले लेते हैं इंटरनेट, ठीक है, सिक्योरिटी, और एक ले लेते हैं वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग, एचटीएमएल वगैरह, ये सारा। तो यहां पर आप देखें तो टोटल यहां पर 11 सब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों पेपर में देखा जाए तो यही सब्जेक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि सब कुछ कर लेंगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन दोस्त अगर आपके पास समय कम है, पढ़ने का समय कम मिल रहा है, तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये जो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लें, क्या कर ले, अच्छे से पढ़ ले, तो आपके 40% जरूर आ जाएंगे। जैसे कि बोर्ड ने लिखा है कि इसमें भी आपको अलग से 40% लाने हैं, इसमें भी आपको 40% लाने हैं। ये इस पेपर की खास बात है कि आपको 2 अलग अलग पेपर है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में 40-40 तो लाने ही लाने हैं। मान लो एक में आप 80 ले आए, दूसरे में 20 ले आए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि पेपर 1 को या 2 को पास करना है तो 40% तो चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, एक मोटी मोटी बात बताता हूं, जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनका पेपर 2 अच्छा होता है, ये बेस्ट होगा टेक्निकल स्टूडेंट का। और टेक्निकल का जो पेपर 1 होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, और ये थोड़ा सा अच्छा होता है। तो टेक्निकल स्टूडेंट जो बीसीए वाले हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं, वो ये पेपर अच्छा करते हैं जनरली, और इसमें आपको स्कोरिंग करना, पास होना है। तो इसमें आपको कोशिश करिएगा कि इसमें 70% के आसपास लिया है और ये 40 लिया है, तो सिलेक्शन आपका अच्छा है। लेकिन जो नॉन टेक स्टूडेंट है, बीए वाले जिनके पास पीजीडीसी डिग्री है, उनका मैंने सामान्य देखा है कि उनका जो पेपर 1 है ये बहुत बढ़िया होता है, सुना, और पेपर 2 जो टेक्निकल है वो उनका थोड़ा सा वीक होता है इसकी तुलना में। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसमें लाएंगे 70% लाने की, और इसको सिर्फ पास करना है। ये सबसे अच्छी प्लानिंग है। आप दोनों में बराबर नंबर नहीं ला सकते। तो जो लोग टेक्निकल है वो सेकंड पेपर में तो अच्छे नंबर लाना है, फर्स्ट को केवल पास कर लेना। और जो नॉन टेक वाले हैं वो फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे और सेकंड को पास करेंगे। ये अगर आप इसको मानकर चलते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से अभी हमारा समय है ना, अभी आज हमारे पास में अगर देखा जाए तो जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त में तो एग्जाम होना ही है। तो दोस्तों समय कम है, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। टेक वाले इस तरह से चलेंगे, नॉन टेक वाले इस तरह से चलेंगे, ओके। तो ये आपको टेक और नॉन टेक वालों को मैंने बता दी कि भाई आप अपने दिमाग में क्या सेट करके चलो कि तब मुझे एक पेपर को पास करना और एक को अच्छे से करना है। अब वो अच्छा कौन सा करना है, पास कौन सा करना है, वो आप लोग देख लीजिए। अभी ये लास्ट मोमेंट पर यही काम आता है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर में 40 कैसे लाए। तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लो, मैं इनके बारे में क्यों कह रहा हूं, नंबर 1 सबसे आसान टॉपिक है ये सारे सब्जेक्ट में से। नंबर 2 इनके क्वेश्चंस लगभग फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते, वैरायटी कम बनती है, ठीक है। नंबर 3 इन सबका सिलेबस छोटा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है। और यहां से आपको मेन टॉपिक पढ़ लेना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक तो आप लोग शेड्यूलिंग पढ़ के चले जाना, एक आप डिस्क मैनेजमेंट पढ़ के चले जाना, तो भी काम चल जाएगा। प्रोग्रामिंग की बात करें, ये इतना बड़ा है कि दोस्तों सालों सालों तक इसको पढ़ा जा सकता है। C++, जावा, पाइथन 4 बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, और सी लैंग्वेज अपना आप में इतनी बड़ी है कि 2 साल भर तक पढ़ाया जा सकता है। जावा इतनी बड़ी है कि 2 साल तक पढ़ाया जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपना ध्यान रखोगे सब जो मुख्य टॉपिक है। जैसे सी में एरे हो गया, सी के अंदर पॉइंटर हो गया, इन पर क्वेश्चन आना वाजिब है। C++ में उप्स की प्रॉपर्टी हो गई, उस पर क्वेश्चन आना वाजिब है, ठीक है। जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, मल्टी थ्रेडिंग हो गई, उस पर क्वेश्चन आना वाजिब है, करेक्ट है। तो आप हर सब्जेक्ट को पूरा कर रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं कर सके। जैसे कि COE बात करें तो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, CPU ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रैम का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैश का ऑर्गेनाइजेशन हो गया,
यहाँ से तो क्वेश्चन पैसे भी फिक्स हो गए। और अगर आप सीनियर की तैयारी करो तो बुलियन अलजेब्रा कर लेना, वहां से क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट अगर हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे तो इनमें से जो जो सब्जेक्ट है, जैसे सेट की बात करूं तो आप लोग इंजीनियरिंग के सारे मॉडल करके चले जाना, सॉफ्टवेयर के मॉडल, आप कोकोमो मॉडल पर फोकस रखना, आप यूएमएल वगैरह जो डायग्राम होते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, उसका ध्यान रखना। आपकी टेस्टिंग मेथड जो होते हैं, अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है, उनको ध्यान रखेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इनको तो मेन टॉपिक पढ़ लेना इनमें से, और ये कंप्लीट कर लेना। तो यहां से 40 और यहां से हम लोग बात करते हैं 20% तो आ ही जाएंगे, या 20 से 30, तो दोस्त 70% ऐसे लाते हैं। तैयारी 70 की करेंगे तब कहीं जाकर दोस्तों 50 या 60% आएंगे। ठीक है, और अगर आप पूरा कर सके तो सबसे बढ़िया है। तो अगर कोई मुझसे टिप्स मांगता है कि सर आपके हिसाब से, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से हैं और ये एग्जाम अभी दूसरी बार हो रहा है, तो मैं आपको एक थोड़ी सी सलाह दे सकता हूं कि इनको तो रेडी करें। अब रेडी कैसे करना है? थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, अगर आप अपने लेवल पर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल करिएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि वो स्टूडेंट जो कहते हैं साहब मुझे तो ये एग्जाम निकालना है, टेक वालों को क्या दिमाग में रखना, वो मैंने अभी बताया था कितने परसेंट उनको पहले पेपर में आना है, सेकंड में कितने लाने। अगर आपने तय कर लिया, मन कर लिया, तो अभी आपके पास अभी समय है कि आप इन पेपर पर फोकस करेंगे ज्यादा और इन पर मेन क्वेश्चन देख लेना, तो भी आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रही बात थ्योरी पढ़ने की, तो मैं आपको एक बता देता हूं कि उत्कर्ष क्लासेस में आपको ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है। ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये पूरा कोर्स दे रहा है। अब ऑनलाइन के जो हमारे कोर्सेज है अनुदेशक के लिए, स्पेशली वो दोनों के दोनों बेसिक के लिए है, पर आप विश्वास रखिएगा इसके अंदर सीनियर वाला भी सिलेबस कवर हो रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर 2 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। एक स्टैंडर्ड कोर्स है दोस्तों, जिसकी अभी फीस चल रही है, या अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो है 2500 रुपए। और प्राइम वाला जो है उसकी कीमत रखी गई है 3100। अब प्राइम वाले में एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है दोस्त? प्राइम वाले में एक्स्ट्रा मिल जाता है प्रिंटेड बुक सेट, प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं, वो भी 7 बुकलेट दी जा रही है दोस्तों। ठीक है, जीके पेपर 1 की 7 बुकलेट है, बहुत ही बेहतरीन ढंग की बुकलेट है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा अमाउंट दीजिए, लेकिन आपको एडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं। जितना अमाउंट यहाँ एक्स्ट्रा है उससे ज्यादा तो यहाँ पर बुकलेट दी जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और होम डिलीवरी भी है दोस्तों। ठीक है, तो प्राइम वाला जो उसमें आपको बुकलेट मिलेगी, इसमें नहीं है। अब ये जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, ये आपका रहेगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो से लाइव रहेगा, जहां आप लोग वीडियो के मतलब टीचर को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये जो सेकंड पेपर है वो रहेगा रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जो क्लासरूम हुई है, जो क्लासरूम चल रही थी, वहां से जो रिकॉर्डिंग हुई वो आपको दी जाएगी। तो ये 2 कोर्सेस है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपके पास में एक बड़ा सुनहरा अवसर है, अच्छे से कर सकते हैं इस पेपर को, अभी समय है, और आप इस समय के अंदर स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो आप उतना जरूर पढ़ के जाइए जो आपको पास करवा दे। ठीक है, तो एक तो पास करना है, और सेकंड पेपर जो भी है फर्स्ट या सेकंड में से एक को पास और एक में अच्छे नंबर। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप लोग आज से तैयारी कर रहे होंगे इसकी, आपके कहीं समय हो गया होगा तैयारी करते हुए। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को दिखाना चाहते हैं तो अच्छे कोर्सेज आपके सामने हैं। मैंने आपको कोर्सेज की डिटेल दी है, और यहाँ पर आपको ठीक है ऐप जो है दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उत्कर्ष की वेबसाइट पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां पर आप लोग अपनी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब है आपको कोई स्पेशल डाउट है या आपकी कोई स्पेशल सिचुएशन है, तो वहां आप लोगों के लिए कॉल नंबर है, वहां पर आप लोग बात करिएगा और वहां पर आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज हमारा जो वीडियो था, उसका बनाने का मेन उद्देश्य कि आपको हम लोग बताएं कि अभी वैकेंसी आ चुकी है, नॉलेज में जरूर होगी, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है, और पढ़ने के लिए सेकंड पेपर को पढ़ने के लिए क्या करना है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट के नाम बता दिए, इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से करिएगा। थ्योरी भी पढ़ने हैं 5 क्वेश्चन, और आपको एमसीक्यू करना है। बाकी जो टॉपिक है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बहुत ज्यादा वेराइटी बनती है क्वेश्चन की, हजारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं वहां से, उसके आपको मेन टॉपिक करने हैं ताकि अपना एक अच्छा स्कोर कवर हो पाए। चलिए,
उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी में जुट चुके होंगे और बहुत जल्दी एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। इसी दुआ के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। चलिए मिलते हैं किसी दिन जिंदगी के अलग किसी मोड़ पर, अलग किसी मुकाम पर। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।